Hello everyone, welcome to the live classes Sirsa. This is Priyanka ma'am and today we are going to discuss about lecture number 3 of same chapter, that is fundamental unit of life. आई होप आप कल वाला लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे जिसमें हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. और सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल ये क्यों है? बिकॉज इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टेड पार्टिकल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर. ये इसका स्ट्रक्चर किससे बना होता है बेटा? प्रोटीन्स एंड लिपिड से बना होता है. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर लिपिड बाई लेयर का बना होता है, फोस्फोबाइलिपिड का बना होता है, जिसके पास एक हेड रीजन होता है और एक टेल रीजन होता है. हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक, जो कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके पास कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स हमने पढ़े थे, कुछ कोलेस्ट्रॉल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं. एंड पूरे मॉडल को बोलते हैं सिंगर एंड निकल्सन मॉडल या फ्लूइड मोजाइक मॉडल. लिपिड बीइंग अ फैट एंड ऑयल, ये कुछ ही पार्टिकल्स की एंट्री अलाउ करवाती हैं जो उसके मतलब का होता है. फॉर एग्जांपल वाटर के साथ नहीं ये मिल सकता. तो न्यूट्रल सॉल्यूट, पोलर और नॉन पोलर सॉल्यूट की एंट्री को अलग अलग ट्रांसपोर्ट से एंटर करवाती हैं, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट से. नहीं देखा तो अभी भी बोल रही हूँ, अपना कल वाला लेक्चर एक बार रिवाइज करके आओ बेटा, जब तक वो रिवाइज नहीं होगा आगे समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो आज वाला लेक्चर फिर हमने कुछ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था. उसमें हमने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़े थे ऑस्मोसिस में एंड ऑल. प्लाज्मोलिसिस के बारे में पढ़ा था. तो आज का लेक्चर हमारा है नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, दैट इज सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में. अब हमने पढ़ना है सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बारे में. व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल एक्चुअल में है क्या? देखो बेटा, मैंने कल के लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है, प्लांट सेल के ऊपर एक और कवरिंग होती है. ठीक है, और प्लांट सेल के ऊपर जो हार्ड आउटर कवरिंग होती है दैट इज सेल वॉल. हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है. वो फ्लेक्सिबल होती है तभी तो कुछ पार्टिकल्स को आने जाने देती है. बट जो सेल वॉल होता है ना बेटा, सेल वॉल की जो लेयर है ना, ये बहुत हार्ड है, बहुत रिजिड है. सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है. ठीक है, इसीलिए हमने बताया था कि जब बहुत ज़्यादा टर्जिड हो जाता है सेल, स्वेलअप हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, रिजिड हो जाता है, तो फटता नहीं है, बर्स्ट नहीं करता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ड आउटर कवरिंग दैट इज सेल वॉल. क्लियर है? ओके, तो इट इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ओनली प्लांट पे होती है. एनिमल की आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट्स की आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है. तो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. अभी मैंने बताया कि ओनली प्लांट सेल में है, तो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग किससे बनी होती है बेटा? सेलुलोज की बनी होती है. तो सेलुलोज क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. हार्श कंडीशन में प्लांट को खड़े रहने के लिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है कौन? सेलुलोज की लेयर. यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? तो ये इतना ही है, प्रोवाइड पर्टिकुलर शेप टू द प्लांट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स की हमने कुछ क्या पढ़नी है, सेल वॉल पढ़नी है, किस किस की बनी होती है. अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, अभी हमने पढ़ ही लिया है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है. ठीक है मैम. एनिमल सेल के पास सेल वॉल, एनिमल सेल के पास सेल वॉल होती ही नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ठीक है जी. अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन. बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन. एंड मैं फंजाई की बात करूं तो फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन. फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन. ये आ सकते हैं बेटा एमसीक्यूज में. और एल्गे की मैं बात करूं तो एल्गे की सेल वॉल किससे बनी होती है? पॉलीसेकेराइड्स से बनी होती है. पॉलीसेकेराइड शुगर की बनी होती हैं. क्या होती हैं? मैनान्स, गैलेक्टान्स, अलग अलग सब्सटेंस होते हैं. लिख लो अलोंग विद, वैसे है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, मैनान्स, गैलेक्टान्स, ये आपके है नहीं है तो जस्ट देख लो, काम आ जाएगा. पॉलीसेकेराइड से बनी होती है. तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की हमने क्या पढ़ ली, सेल वॉल किस किस से बनी होती है. ठीक है, क्लियर है पॉइंट. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस. व्हाट इज न्यूक्लियस? देखो बेटा,
हमने जैसे ऐसे समझते हैं हमारी पूरी बॉडी है, हमने आउटर कवरिंग पढ़ ली, उससे आउटर कवरिंग पढ़ ली जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब हम अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ब्रेन है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा। सिमिलरली सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है, जो सेल की पूरी एक्टिविटीज़ को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। और इसीलिए न्यूक्लियस को बोला जाता है बेटा ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, या मैं बात करूं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। किसी भी नाम से आपके पेपर में पूछा जा सकता है, विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। समझ में आ गया? अब इसके बारे में पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, फिर हम इसकी रीडिंग मारेंगे। चलो, अब ये न्यूक्लियस एक्चुअल में है क्या, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है? बिकॉज एग्जाम में ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो न्यूक्लियस इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसकी बेटा दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो वो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, वो आउटर मेम्ब्रेन ऐसे पूरी नहीं होती, कॉन्टिन्यूस नहीं होती। ये आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बीच में इनके गैप होता है, और इन गैप को, इन पोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, ठीक है, ओके। अब इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं, इस आउटर कवरिंग को जो पूरी नहीं है, दैट इज न्यूक्लियर एनवलप। और दोनों कवरिंग इनर एंड आउटर दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? जो न्यूक्लियर एनवलप है ना बेटा, वो अनदर जो सेल ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उससे कवर होती है, उससे कंटिन्यू होती है, और इसको बोलते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये क्या होती है? ये कंप्लीट होती है, ठीक है, ये यहाँ से कंप्लीट होती है, ओके जी, ये यहाँ से कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर इसका भी काम चलता है, और इस फ्लूइड को बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है तो मैं इसको बोलूँगी न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को मैं बोलूँगी न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स, स्पिंडल स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होती हैं, इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर। क्या मैं इसको क्या बोलूँगी? क्रोमेटिन फाइबर्स। हो गया यहाँ तक याद? ठीक है मैम, ये था जी हमारा कंप्लीट न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। क्या कह रहे हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर? इट इज डबल लेयर स्ट्रक्चर इन विच इनर लेयर इज कॉन्टिन्यूस वाइल द आउटर लेयर दैट इज न्यूक्लियर एनवलप इज डिसकंटिन्यूस एंड फॉर्म्स अ कनेक्शन विद द नेक्स्ट एंड सेल ऑर्गेनेली दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Within the nuclear envelope there is small opening called the nuclear pores are present which allows the content move from the inside to the outside the cell, मतलब outside the nucleus, साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है. न्यूक्लियो inner content of the cell nucleus contain fluid content that is nucleoplasm which have thread like structure known as chromatin fiber. ठीक है, अब ये सेल में प्रेजेंट है. अब इस सेल ने क्या करना है? डिवाइड करना है. एक से मान लो दो सेल बनेंगे तो ऑब्वियसली मैम न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना पड़ेगा, और अगर ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो क्रोमेटिन फाइबर्स को भी बढ़ना पड़ेगा, है ना. तो क्रोमेटिन क्या करेंगे उस टाइम पर जब सेल को डिवाइड होना है, तो ये क्रोमेटिन क्या करेंगे बेटा? पास, ये क्रोमेटिन है, ये क्या कर जाएंगे? कंडेंस कर देंगे. ये क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंसेशन कर लेंगे, पास पास आ जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बना लेंगे दैट इज क्रोमोसोम. इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक ये आ गया और एक ये आ गया, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे दैट इज क्रोमोसोम. क्लियर है? क्लियर है, ओके. अब ये क्रोमोसोम भी तो डिवाइड करेंगे, है ना. ये भी डुप्लीकेट करेंगे, ये भी रेप्लिकेट करेंगे, कर गए मैम. ये भी डुप्लीकेट करेंगे, ये भी रेप्लिकेट करेंगे. मैम रेप्लिकेट क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन. तो ये भी बेटा एक तो है ही, एक तो है ही, एक और स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक और इसके साथ एक डॉटर सेल बना लेंगे, चार बन जाएंगे, तभी दो दो में डिवाइड होंगे ना, एक से दो एक में जाएंगे, दो एक में जाएंगे. तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मैम क्रोमेटिड्स. इनको बोला जाता है मैम क्रोमेटिड्स. और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्या? व्हाट आर chromatin and chromatid in relation to
इन रिलेशन टू क्रोमोसोम, या एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिड्स एंड क्रोमोसोम, कुछ भी नाम से आ सकता है। अगर ये तीनों आ गए तो आपको ये कंप्लीट बना करके आना है और लिख करके आना है। जो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उन्हें क्रोमेटिन्स बोलते हैं। जब सेल इज अबाउट टू डिवाइड, दीज क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स, एंड व्हेन सेल अबाउट टू डिवाइड, दीज क्रोमोसोम ऑल्सो गेट डुप्लीकेट और मल्टीप्लीकेट एंड फॉर्म्स अ डॉटर सेल। इस डॉटर सेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिड्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? पॉइंट क्लियर है मैम। अब मैं बात करती हूँ कि ये क्रोमोसोम बने किसके होते हैं। आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और इस क्रोमोसोम, ये मान लो एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये डीएनए के एक सेगमेंट को जीन बोलते हैं, जो ये बताएगा कि कौन सा कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में जाना है। तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है मैम? डीएनए। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? डीएनए एंड प्रोटीन का। ठीक है। और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन कैरी करेगा, और डीएनए नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो हम क्रोमोसोम लिख के आएंगे। और डीएनए और क्रोमोसोम दोनों ही नहीं है आपके ऑप्शन में, तो आप न्यूक्लियस लिख के आओगे। क्या ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर है? ये वाला बेटा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था जी हमारा न्यूक्लियस के बारे में। अब हम लगाते हैं रीडिंग। तो इट हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट हैज़ द डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ अ पोर, जिसको मैं बोलती हूँ न्यूक्लियर पोर, जिसको मैं बोलूँगी न्यूक्लियर पोर, विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जाएगा, और बाहर को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इट कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल रोड शेप स्ट्रक्चर। कब दिखेंगे? जब सेल डिवाइड करेगा। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या पढ़ा है हमने? न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर, इनर लेयर कॉन्टिन्यूस है, आउटर लेयर डिसकॉन्टिन्यूस है, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स क्या करते हैं? कंडेंस करेंगे तो क्रोमोसोम बनाएंगे। क्रोमोसोम बनाएंगे तो जब डुप्लीकेट करेंगे तो क्रोमेटिड्स बनाएंगे। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और डीएनए के पास क्या है? जीन। सेगमेंट को बोलते हैं जीन, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो ये था जी आपका इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके मैम। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। देखो बेटा, मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया सेल। ठीक है, मैंने बनाया सेल। ओके, मैंने बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, मैंने बनाई सेल मेम्ब्रेन। ओके, मैंने बनाया न्यूक्लियस। ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन का तो हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया। ठीक है। अब पूरे जो ऑर्गन्स है बॉडी के, वो भी तो होंगे ना। वो कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के फ्लूइड में। सिमिलरली जो सेल के ऑर्गन्स है अदर देन ब्रेन, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के फ्लूइड में। और उस सेल के फ्लूइड को, एक्सेप्ट ब्रेन, ब्रेन का अलग होता है, उस सेल के फ्लूइड को क्या बोला जाता है मैम? यहाँ लिख लेते हैं। उस सेल के फ्लूइड को क्या बोला जाता है मैम? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा। और मैं पूरे कंटेंट की अगर बात करूं, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? आपके एमसीक्यूज डायरेक्ट बन के आता है परकिंजे। पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से परकिंजे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब जिस तरह से हमारे पूरी बॉडी के फ्लूइड में सारे ऑर्गन्स फ्लो करते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, वैसे ही इस सेल के साइटोप्लाज्म में भी क्या है? ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं सेल के, जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस, और वो अपनी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलिस।
तो ये था जी हमारा कंप्लीट साइटोप्लाज्म के बारे में। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है सेल वॉल के बारे में, अलग अलग सब्सटेंस की सेल वॉल किससे बनी हुई है ऑर्गेनिजम्स की। फिर हमने न्यूक्लियस के बारे में पूरा पढ़ा है। और आज के लेक्चर से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आने वाला है आपके एग्जाम में, सिर्फ न्यूक्लियस का कंप्लीट पढ़ना है। क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, न्यूक्लियर पोर क्या काम करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमेटिन, क्रोमेटिड्स एंड क्रोमोसोम में क्या रिलेशनशिप है। देन दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।